दूसरी खबर, मेलानिया ट्रंप कहां हैं? 19 जुलाई के बाद सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई दी। बड़ा सवाल है। ईरान उस दहाने पे बैठा है, वो ये सोच रहा है कि कभी भी हमारे ऊपर, चूंकि धोखेबाज, जालसाज, चालबाज, दगाबाज मुल्क हैं इसराइल और अमेरिका, ये कभी भी उसके ऊपर किसी भी तरह का इंक्लूडिंग न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। आदाब, मैं हूं मुमताज अलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा अमेरिका, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो खबर आ रही है वो अमेरिका से है। इसके साथ साथ इजराइल से भी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। दुबई और ईरान के ताल्लुक से भी खबरें मुसलसल आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले 5 जो बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये और अहम खबर है। पहली खबर यह है कि फिलिस्तीनियों को फांसी की तैयारी, उठा दोहरी न्याय व्यवस्था पर सवाल। ये फिलिस्तीनियों को फांसी देने का पूरा एक मंसूबा, जैसा कि बिल लाया गया था और जो तैयारी थी, और फिर बिन गवीर जैसे लीडर जो कह रहा है कि हर रोज 30-40 फिलिस्तीनियों को मार देना चाहिए क्योंकि हम इन्हें इंसान ही नहीं समझते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर। दूसरी खबर, मेलानिया ट्रंप कहां हैं? 19 जुलाई के बाद सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई दी। बड़ा सवाल है, क्या इसका जवाब व्हाइट हाउस से आएगा? इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सिंगापुर में नया इंडिया हाउस, जयशंकर ने बताई भारत की नई पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर भारत का अहम हिस्सा और यहाँ सीएम उमर से मीटिंग के बाद यूएस राजदूत गौर की हुई मुलाकात, बातचीत। इसके अलावा सरकार का विरोध, फिर इमरान को जेल से क्यों किया जा रहा है अस्पताल शिफ्ट। ये पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। एक और खबर, बैंक से कैश निकाल रहे रूसी, विदेश जा रहा कारोबार का पैसा। तो क्या रूस में कोई बहुत बड़ा इस वक्त क्राइसिस आने वाला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पिया की यूएस की राजनीति में शानदार एंट्री, नवंबर में रच पाएंगे इतिहास। इसके साथ साथ ईरान के मिसाइल हमले के बाद यूएई का फैसला, सभी तजारती जो उनके रिश्ते थे उनको मुनक़ता किया। ईरान ने कहा हमने कोई हमला नहीं किया। ईरान ने साफ कर दिया कि हमने किसी तरह का कोई हमला नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसके अलावा कई अहम खबरें जो आ रही हैं वो भी बहुत अहम है। एक और खबर, गाजा प्रांत में महिला पुलिस की निदेशक फातिमा अल सहर आज गाजा शहर में इजराइल द्वारा किए गए खूनी कत्लेआम में मारी गई, जिसमें अधिकारियों और नागरिक पुलिस के सदस्यों को निशाना बनाया गया। लगातार हमला किया जा रहा है, आप देखें यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, गाजा शहर में इजराइल द्वारा मारे गए अधिकारियों और नागरिक पुलिस के सदस्यों के कत्लेआम के पीड़ितों का दर्द, अंतिम जो है उनको विदाई दी गई। ये तस्वीर, यहाँ 25 लोग नहीं 10 मृत और 15 जख्मी हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कब्जे वाले विमानों ने गाजा शहर के नगर पालिका पार्क पर हवाई हमला किया, जिसमें 25 लोगों की मरने खबर है, लेकिन 25 नहीं बल्कि 10 लोग हलाक और इसके साथ ही साथ 15 लोग जो है जख्मी हुए हैं। सीरियाई जराये से पता चला निर्धारित शर्तों को पूरा करने और आवश्यक प्रक्रिया को संपन्न करने वाले 600 से अधिक युवकों को सीरियाई सेना में शामिल होने की तैयारी के लिए स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ साथ सीरिया पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है, बल्कि ये इल्ज़ाम है कि दरअसल ये अमेरिका जो है वो सीरिया पर लगातार हमला कर रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है, आप देखिए, कुवैत के उम्मा पार्टी के जो चीफ हैं उन्होंने कहा, हाकिमुल मुत्तहरी, उन्होंने कहा अमेरिकी समुद्री डाकुओं के युद्ध जिसने आज सीरिया में अबू अल दौर हवाई अड्डे पर बमबारी की, वो अमेरिकी काउबॉय हैं जो ज़ायनी कब्जा करने वाले के माध्यम से इन क्षेत्रों में उनकी एक शाखा के रूप में काम कर रहा है। ये वही तूफान है जिसने महीनों से खाड़ी देशों और होर्मुज जलमरू को घेर रखा है।
ये वही है जिसने गजा को घेर लिया, उस पर बमबारी की और 3 साल तक वहां के लोगों को सफाया किया। ये वो सच्चाई है जिसका सामना उम्मा, उसके राज्यों और उसके लोगों को पूरी ईमानदारी, साहस और जिम्मेदारी के साथ करना होगा। वाशिंगटन द्वारा हमारे लोगों के खून से सने हाथ में इजराइल को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना और हमें मारने और घेरने के लिए भाड़े के सैनिकों की तरह इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे सामने आई, बहुत बड़ी बात कही गई है। तो बहरहाल ये तस्वीर सामने आई है और मैं इन्हीं तमाम इश्यूज पे बात भी करूँगा। ये बड़ी अपडेट थी जो मैंने अभी आप सदन में पेश की है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और हमारे साथ खास तौर से फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ गए हैं। लेकिन एक और ख़ास तौर से मैं जिक्र करूं कि इजराइल में फ़िलिस्तीनियों को फांसी देने की तैयारी, बीच में क्यों आया दोहरी न्याय व्यवस्था का सवाल। अब बीच में क्यों आया, ये कोई कहने की बात है? ये देखिए, यहाँ पे इजराइल में फ़िलिस्तीनी कैदियों को फांसी देने की तैयारी को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता दिख रहा है। इजराइल के राइट विंग नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गवीर ने मिडिल इजराइल में बन रहे एक नए फांसी घर के कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा किया और इसका वीडियो भी जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस परिसर में डेथ रो विंग फांसी का मुख्य ढांचा और ऐसी जगह बनाई जा रही है जहां पीड़ितों के परिवार फांसी की प्रक्रिया देख सकेंगे। बेन गवीर ने कहा कि उनकी सरकार ने आतंकवाद के दोषियों के लिए मौत की सजा कानून लागू करने और फांसी घर बनाने का जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के लिए सिर्फ एक सजा होनी चाहिए, जो है फांसी, और ये फिलिस्तीनियों को आतंकवादी करार दे करके और उन्हें फांसी, और ये चूंकि चुनाव है और चुनाव में कैसे जीता जाए इसके लिए ये तमाम चीजें सामने लाई जा रही है। सब इस बात को समझ रहे हैं, सब इस बात को जान रहे हैं। इस फैसले का सबसे विवादित पहलू यह है कि मौत की सजा वाला कानून व्यवहार में मुख्य रूप से फिलिस्तीनियों पर लागू होगा। मार्च में इजराइल की संसद ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में हत्या के दोषियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया था। ये कानून सैन्य यानी फौजी अदालतों के जरिए लागू किया जाएगा और ये अदालतें आमतौर पर इजरायली नागरिकों पर मुकदमा नहीं चलाती। इसी वजह से कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने इसे दोहरी न्याय व्यवस्था बताया है। मामले को इजराइल की सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून जीवन के अधिकार, गरिमा, समानता और निष्पक्ष सुनवाई जैसे बुनियादी अधिकारों की खिलाफ वर्जी है। तो ये इजराइल के अंदर भी इसकी मुखालफत हो रही है कि एक सिर्फ फिलिस्तीनियों को फांसी क्यों, ये ऐसा कानून क्यों। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, जो बेन गवीर ये कहे कि हम फिलिस्तीनियों को इंसान ही नहीं मानते, जो इजराइल ये कहे कि बच्चा बच्चा जो है वो आतंकवादी है, तो आप बताइए फिर इनसे कैसे तवक्को की जाए। इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि ये इशू भी आया शिया सुन्नी, अरब और अजम, जिसको पटखनी ईरान ने दे दी है। ईरान ने कहा हमने कोई हमला यूएई पे नहीं किया है, बहुत क्लियर कह दिया है। सवाल यह है कि हमला किसने किया, कैसे बात सामने आएगी, क्या यूएई की जिम्मेदारी नहीं कि इसका पता लगाए। हमारे साथ जुड़ गए फिरोज बख्त साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। फिरोज बख्त साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नज़र है। मैं इस्तकबाल करता हूँ और आज शुरुआत करूंगा फिरोज बख्त अहमद साहब से फिलिस्तीन को लेकर के, क्योंकि आज फिलिस्तीनी सफारत खाना, फिलिस्तीनी एम्बेसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी और ऐसी खबरें आ रही हैं कि फिरोज बख्त साहब ने कुछ तल्ख सवाल किए थे कुछ, और जिससे वहाँ कुछ नाराज़गी रही। लेकिन सवाल तो सवाल होते हैं और इसमें नाराज़ होने वाली जैसी कोई बात नहीं थी। अगर सवाल कुछ किए तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बहुत सलीके से जवाब देते। बहरहाल क्या वहाँ पे रहा, कि मीडिया का क्या रवैया रहा, क्या माहौल क्या था, मैं सब जानूंगा। फिरोज बख्त साहब, सबसे पहले यही। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब मुमताज आलम रजवी साहब। और जैसा कि
आपके तमाम सामईन हैं, तमाम नाजरीन हैं आपसे जुड़े हुए, उन सबको मेरा सलाम, और ख़ास तौर से जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जनाब जयदीप सिंह बुंदेला साहब, जनाब राजा सिंह राजपूत साहब, जनाब आपकी परवेज़ गुलफशन साहिबा, रेशमा बानो साहिबा, जमील साहब, अलावा इसके तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब, जैद साहब, रईस साहब और सुवर्ण राज साहब, सूर्यवंशी साहब, मिश्रा जी, हसन रिजवी साहब, डॉक्टर सैफ साहब, इदरीस साहब, और भी जितने हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, पता नहीं मिश्रा जी का नाम लिया मैंने नहीं, हाँ, तो इन तमाम को मेरा सलाम। और इन्होंने शुरुआत जो है करी है, देखिए फ़लस्तीन से शुरुआत करी है, जो सारा जो जंगो जदल चल रहा है, ये फ़लस्तीन को ही लेके चल रहा है। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ इसराइल के ऊपर हमास की जानिब से, तो फ़लस्तीन ही तो था। आज फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मुझे भी उसका इनविटेशन आया, तो मैंने कहा मैं जाके देखता हूँ। तो मुझे, वैसे ईमानदारी की बात कहूँ, उम्मीद नहीं थी कि बहुत सारे जर्नलिस्ट पहुंचेंगे, लेकिन सारी कुर्सियां जहां उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है भरी हुई थी। सभी जगह से जर्नलिस्ट, हर किस्म की एजेंसियां और अखबार से वहां पहुंचे। सब तरह के सवाल वहां रखे गए। तो मैंने जो सवाल किया, मेरा सवाल दूसरे नंबर पे था, और मैंने सवाल इसलिए किया कि मेरी कोई रंजिश नहीं है इनसे, खुदा ना खास्ता, ना तो फ़लस्तीन के एम्बेसडर से और ना वहाँ के सदर से। लेकिन सुनने में यही आता रहा है कि जो भी कुछ गाज़ा में होता रहा, उसमें ना तो वहाँ के सदर ने कोई मुदाखलत करी, और ज़ाहिर-सी बात है एम्बेसी से काफ़ी सामान हिंदुस्तान की भेजा गया। पता नहीं, ये भी डर था वहाँ गाज़ा के जो वहाँ पे सफ़र कर रहे थे लोग, उनको पहुँचा या नहीं पहुँचा। मेरा सवाल ये था, मैंने उनसे कहा देखिए ऐसा है कि जहाँ तक हमास का ताल्लुक है, अब इलेक्शन भी आने वाले हैं। 2006 में फतह पाई थी हमास ने, दैट इज़ लाइक अ पॉलिटिकल ग्रुप। मैंने कहा आप उसको अच्छा नहीं समझते, आप उसको सपोर्ट नहीं करते। अब चूँकि इलेक्शन आने वाले हैं, आपका और डॉक्टर ऑनरेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्बास का यही फ़र्ज़ है कि पीसफुली वहाँ इलेक्शन कराएँ। और जहाँ तक हमास की मुखालिफत है, मैंने कहा हमास अब, जिसको बहुत से लोग टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं, ख़ासतौर से वेस्टर्न नेशंस, वो टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। जो उन्होंने 7 अक्टूबर को किया 2023 को, हम उसके साथ नहीं है, बहुत से लोग उसके साथ नहीं है, लेकिन बहुत से लोग उसकी जस्टिफिकेशन भी देते हैं। मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, हमास को आप मुखालिफ ग्रुप ना समझें, दैट इज़ लाइक एनी अदर पॉलिटिकल ग्रुप। और भी बहुत से ग्रुप्स हैं जो इलेक्शन में लड़ेंगे। उस पे उन्होंने कहा देखिए, हम तो चाहते हैं पीसफुल इलेक्शंस हो जाएँ, लेकिन इसराइल इलेक्शन को पीसफुल नहीं होने देगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ये इलेक्शंस यूएन की देख-रेख में हो, वो भी उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा यूएन क्यों, मतलब कौन होता है हमारे यहाँ इलेक्शन जो है उसकी देख-रेख करने वाला। अब मुझे पता नहीं उनका निशाना किस तरफ था। फिर यानी कि मैंने फिर उनसे एक बात कही जो कि थोड़ा-सा मतलब उनको नागवार गुज़री। मैंने कहा देखिए, आप फ़लस्तीन के हैं, और फ़लस्तीन का आम जो इंसान है, आम जो नागरिक है, वो जुड़ा हुआ है। वो आपके गवर्नेंस से या आपकी सरकार से उतना नहीं जुड़ा हुआ, जितना वो जुड़ा हुआ है हमास से। मैंने कहा हमास, कई लोगों के लिए, कई लोगों ने हमास को गाली बना दिया है। ये ठीक नहीं है। हमास के साथ भी मैंने कहा बहुत ज़्यादती हुई है। और फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपको प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने आपको अपॉइंट किया है, ज़ाहिर-सी बात है आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, निभाइए आप उसी तरह से। लेकिन मैं एक बात बबांग-ए-दहल कहना चाहूँगा कि अंदर से आप भी, आपका जो दिलो दिमाग है, वो भी सपोर्ट करता है और वकालत करता है हमास की। ये थोड़ा-सा ज़रा उनको कहा नहीं, खल गया उनको। बासूरत मैंने उनसे कहा है, मैं आपका एक तफ़सीली इंटरव्यू लेने इंशाल्लाह अगले हफ्ते आऊँगा। मुझे बुलाएँ या ना बुलाएँ, ये मैंने उनकी सेक्रेटरी को बता दिया है। तो मुझे देखिए, एक चीज़, कई चीज़ों की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। एक तो है, उन्होंने बहुत अच्छे से, जितने भी जर्नलिस्ट आए थे, उनको बहुत कायदे से उन्होंने वहाँ उनको दे वर वेरी नाइसली सीटेड, ठीक है? अच्छी तरीके से उनसे बातचीत की गई। फिर खाने-वाने में मैं इतना नहीं जाता, वो भी
फलस्तीनी खाना भी उन्होंने रखा था। तो फलस्तीन की एम्बेसी बहुत जीसस एंड मैरी कॉलेज के सामने है, एक अच्छी एम्बेसी बनी हुई है। तो हाँ, एक बात मैंने उनसे और कही आइडिया देके, फिर मैं आपके सवाल पे आऊंगा। मैंने उनसे कहा देखिए, हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक बहुत ही अ, बड़े कद के एक स्टेट्समैन है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में। जब वो इसराइल गए थे तो उन्होंने इसराइल को फादरलैंड कहा। मैंने कहा आप भी उनको इनवाइट कीजिए फलस्तीन में, और उनको दिखाइए कि यहाँ एक जगह है राम अल्लाह, वेस्ट बैंक। बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस, वेस्ट बैंक में जो जुल्म चल रहा है, वहाँ 400 लोग मारे गए हैं। वेस्ट बैंक में कितनी फैमिलीज को वहां निकाल दिया गया, सेटलर्स जो है किसी का भी आके खून कर देते हैं, गोलियां चला देते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप उनको बुलाइए, उनका बड़ा कद है, उनसे मदद लीजिए, उनसे कहिए देखिए ये जो आपके बहुत बड़े लीडर थे यासिर अराफात, उन्होंने ये नाम राम प्लस अल्लाह करके इस हिस्से को राम अल्लाह कहा था। मैंने कहा आप इनको राम अल्लाह बुलाइए और उनसे ये कहिए कि ठीक है, यू हैव कॉल्ड इसराइल अ फादरलैंड, नो कमेंट्स, बट यू शुड कॉल पैलेस्टाइन ब्रदरलैंड। ठीक है, ये मैंने सब उनसे कह दिया। अच्छी लगी या नहीं लगी, हम बतौर जर्नलिस्ट किसी से दबता नहीं है, अपनी बात ईमानदारी से कहता है, अगर वो अंदर से ईमानदार है, अगर वो किसी का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा है। जी, अपना सवाल करिए डॉक्टर मुमताज आलम। नहीं तो ये बहुत अच्छा और कई अहम सवाल किए, और इसमें कोई ऐसी बात मुझे नहीं लग रही है। और सवाल देखिए कई बार इसलिए भी किए जाते हैं कि जो बात सामने नहीं आ पाई है वो सामने भी आ जाए और वो बात कह दी जाए, बता दी जाए। और कई बार निगेटिव सवाल या सवाल को सवाल की तरह किया जाता है। हम लोग खुद जर्नलिस्ट हैं, चीज़ें पता रहती हैं, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं ताकि सबको पता हो जाए। और एक ये कि भाई फ़िलिस्तीन के एक एम्बेसी के सफ़ीर का जवाब देना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ईरान ने फिर एक बार खबरदार किया है अमेरिका को। अमेरिका ने परमाणु हमला किया तो करारा जवाब देंगे। ईरान की धमकी, यूरोप पर तेहरान की नज़र, क्योंकि आपके ईरान ने कहा है कि सिर्फ हम मिडिल ईस्ट में यहाँ नहीं बल्कि यूरोप पर भी, यूरोपीय कंट्री भी हमारे निशाने पर हैं। ये बात जो है ईरान ने कही और इसके अलावा अमेरिका के 7 शहर ऐसे हैं जिनमें वॉशिंगटन भी शामिल है जो ईरान के निशाने पर है। तो इस तरह जो है ईरान पूरी अपनी तैयारी में है। लेकिन बार बार परमाणु हमले का जिक्र, क्या अमेरिका के पास फिरोज बख्श साहब यही एक ऑप्शन बचा है? बाकी हार चुका है। क्या अमेरिका को लग रहा है कि अगर न्यूक्लियर हमला करेंगे तभी हमारी इज्जत बचेगी, वरना ईरान ने तो सब तबाह कर दिया? तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका ऐसा कर सकता है? देखिए, ऐसा है, जब भी कोई मुल्क, ये मैं एक इंसानी जो एक नेचर है, जो एक खसलत है इंसान की, मैं उसके ताल्लुक से इसका जवाब दे रहा हूँ आपका। मैं कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब नहीं दे रहा हूँ, ना मैं कोई फौज से ताल्लुक रखने वाला इंसान हूँ। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई मुल्क न्यूक करने की या एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी देता है, तो उसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल ही एक तरह से बेबस है। ठीक है ना? कई मर्तबा पाकिस्तान हमें एटमी हथियार, एटम बम इस्तेमाल करने की धमकी दे चुका है। इसका मतलब है उसके पास और कोई चारा नहीं है, वो बेबस है और वो कुछ इसके आगे कर नहीं सकता। तो ट्रम्प साहब को भी ये पता है कि ठीक है, एटम बम इस्तेमाल करेंगे, खत्म कर देंगे ईरान को, या एक बड़े हिस्से को खत्म कर देंगे, मासूम लोगों के ढेर लगा देंगे उनकी लाशों के। ठीक है, कर सकते हैं एटम बम इस्तेमाल, लेकिन एटम बम आज की तारीख में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। हाँ, खुदा ना खास्ता इस्तेमाल हो गया तो फिर वो, जैसे कुरान के अंदर एक हिकायत है कि भाई जो है कयामत आएगी, तो कयामत होगी दुनियावी एतबार से एटम बम, और कुरानी एतबार से, और वो फेज चल रहा है। यानी ये फेज है, जुम्मे को भी आ सकती है, सूर फूंक सकता है, और 100 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, ये कुछ हम नहीं कह सकते। तो एटम बम की जो इन्होंने धमकी दी है, उसकी एक वजह ये भी है
कि इनके जो भी इनके शैतानी प्लान थे वो कामयाब नहीं हुए। आपको पता है क्या है, वो मैं दोहरा के जो है वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। हाँ, ये सोच रहे थे कि अल्टीमेटली बूट्स ऑन ग्राउंड हम करके कहीं ना कहीं ईरान को गिरा लेंगे, ईरान को कब्जा लेंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड पे काफी ये लोग सीरियसली सोच रहे हैं। इन्होंने 20-25 हजार फौजी भी जमा कर लिए हैं और तरह तरह के इनके अजीबो गरीब कई कई नाम हैं इनके, कोई ग्रीन बैरेट्स हैं, कोई नेवी सील्स हैं, इस तरह के एयरफोर्स में भी हैं, वो जमा कर लिए हैं। लेकिन यह है कि ईरान उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि अगर ये आते हैं हॉर्मुज के साइड साइड तो मतलब 15-20 किलोमीटर है ईरान पानी से जो उसके वो है। अच्छा, ईरान का क्या है, ईरान के जो बेशतर हथियार है काफी तो उन्होंने लॉन्चर्स तबाह कर दिए, मतलब 1 साल के अंदर जो ऊपर थे, और ज्यादातर जो है वो नीचे हैं, पहाड़ों के नीचे हैं, और वो अभी महफूज हैं। और अगर इन्होंने कुछ किया, अपने 20-25 हजार फौजियों को छोड़ा किसी भी शैतानी स्कीम के तहत, तो उनका वो हाल होगा कि अच्छा आप ये शायद करें, मुझे नहीं लगता है भेजेंगे अपने बूट्स ऑन ग्राउंड। इलेक्शन करीब है, एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल जीरो तक पहुंच जाएगी मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब की। और अगर इन्होंने खुदा ना खास्ता एटम बम का इस्तेमाल कर लिया, ईरान उस दहाने पे बैठा है, वो ये सोच रहा है कि कभी भी हमारे ऊपर, चूंकि धोखेबाज, जालसाज, चालबाज, दगाबाज मुल्क हैं इसराइल और अमेरिका, ये कभी भी उसके ऊपर किसी भी तरह का इंक्लूडिंग न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, टैक्टिकल हो या फुल फ्लेजेड हो। ईरान उसके लिए तैयार है। अब ईरान ने उसके जवाब के लिए क्या तैयारी कर रखी है, ये तो एट द राइट टाइम दुनिया देख लेगी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर ईरान के साथ ऐसा हुआ तो ईरान उसका ऐसा भरपूर जवाब देगा कि फिर कयामत ही होगी वो। जी डॉक्टर मुमताज।